नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अचल पांडे आरा पिरौटा। तो आज के इस क्लास में हम भारत के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में समझने का एक प्रयास करेंगे, नदियों के बारे में एक चर्चा करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि नदियों वाले चैप्टर में ये हमारा दूसरा क्लास है और हमने इससे पहले वाले क्लास में ऑलरेडी सारे नदियों को एक साथ हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। तो कुछ एक हमारे सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था कि इसको अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट में अलग अलग करके समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उसमें थोड़ी क्लियरिटी भी कम आई थी। तो मैंने दोबारा स्लाइड के माध्यम से समझाने का एक प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत की नदियों के बारे में कोई जो है डाउट नहीं रह जाएगा। वैसे नदियों वाले चैप्टर में हमने पहले भी बहुत बढ़िया से विस्तृत तरीके से समझा रखा है और उसका भी लिंक इसमें मैं डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम नदियों को इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि नदियों को उनके उद्गम स्थान के आधार पे किस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि नदियाँ किस किस टाइप की होती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भारत की नदियों को अगर हम उनके उद्गम स्थल के स्थान पे अगर हम कैटेगराइज करें तो कहीं ना कहीं नदियाँ दो टाइप की हैं हमारे पास, जैसे हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जैसे कि आप इसमें स्लाइड में देख पा रहे होंगे। और हिमालयी नदियों को हम तीन अलग अलग भाग में पढ़ते हैं या समझने का प्रयास करते हैं: सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और ये क्योंकि तीनों नदियाँ हिमालय से ताल्लुकात रखती है, आप लोग मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो देखने से पहले एक बार माउंटेन सीरीज को ज़रूर देखें, तब नदियाँ ज़्यादा समझ में आएंगी। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम नदियों की बात करें तो इसमें मध्य भारत की नदियाँ हैं, कुछ एक नदियाँ हैं और कुछ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। तो इसको मैं टोटल 3 वीडियो में मैं इसको कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम देखेंगे और हिमालयन जो वैसे की जो नदियाँ में गंगा नदी तंत्र को मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उससे। तो आज की वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझेंगे कि कहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उद्गम स्थान क्या है, बाएं तट क्या है, नदियों का दाएं तट क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दाहिने तट पे है कि बाएं तट पे है। तो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भागिएगा मत, आप लोग सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब ना समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। तो हम शुरू करेंगे सिंधु नदी तंत्र से, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखेंगे, फिर उसके बाद जल्द ही तुरंत ही मैं गंगा नदी तंत्र को भी कवर करूंगा, क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहीं ना कहीं साथ में पढ़ने वाला चीज़ है। दोनों एक दूसरे से जाकर मर्ज होती है, कहाँ पे मर्ज होती है, उसके बाद संयुक्त धारा क्या कहलाती है, फिर डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। इसको इंग्लिश में इंडस रिवर बेसन बोलते हैं। और देखिए, नदियों ने हमें सभ्यता दिया है, लाइफ दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सभी जानते होंगे। तो इसी पाकिस्तान और ये इंडिया वाले इस रीजन में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। तो उस टाइम पे जो की बात है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील, जो कि चिमायंगड़ू ग्लेशियर के पास से निकलती है, और इसका मुहाना अरब सागर में है। और सहायक नदियाँ इसकी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। एक बार फिर से क्रम देखते हैं: इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इनका जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका जो है क्या है, ये क्रम है। तो सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है: चीन, भारत, पाकिस्तान। और सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, जो लद्दाख और जास्कर वाले श्रेणी के बीचों बीच से निकलती है। फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाके कराची के पास गिर जाती है। तो चलिए एक चीज़ और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। जो सिंधु नदी तंत्र है, जो सिंधु नदी है, इसके ऊपर एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता है। वैसे ये आईआर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता ट्रीटी हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर के साइन किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखे होंगे। अभी हम एक एक इनके ट्रिब्यूटरीज को भी हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो झेलम नदी है। ये बैरीनाग झील और वहीं पे शेषनाग झील है, उसी आसपास से जम्मू कश्मीर से निकलती है। इनका उद्गम स्थल वहीं है और ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, यानी कि चिनाब नदी के दाहिने तट पे ये नदी जाकर के मिल जाती है। और उसके बाद अभी हम चिनाब नदी को जब देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो सिंधु नदी है ज़्यादा
चौड़ी दिख रही होगी, सारे नदियों में ऑलमोस्ट 80% जल धारण क्षमता सिंधु नदी में है। तो ये देखिए चिनाब नदी, तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ये बारालाचला या बारालाचा दर्रा बोलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ चंद्रा और भागा दो नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश से जो जम्मू के बॉर्डर पे आते हुए मिल जाती है, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में, और जम्मू में आते ही इसको चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। और इसका मुहाना फिर ये जा करके सिंधु नदी में मिल जाती है। और हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे कहीं कहीं किसी किसी बुक में सतलुज नदी को भी देता है, बहुत थोड़ा ही वेरिएशन है दोनों में। और चिनाब और सतलुज दोनों नदी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, चिनाब इंडस के बाद वाली ऊपर वाली है और सतलुज नदी सबसे नीचे वाली है। दोनों की संयुक्त धारा जा करके इंडस में मिलती है। बाकी सारी नदियाँ आपस में एक दूसरे में मर्ज होती रहती हैं। तो मतलब अगर एग्जाम में ये पूछे कि कौन सी नदी डायरेक्ट जा करके इंडस रिवर में मिलती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी, तो ये चिनाब और सतलुज की संयुक्त धारा। अभी हम रावी को देखेंगे, तो रावी रोहतांग दर्रा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में। रावी और ब्यास दोनों रा और वी याद करने के लिए आसान है। रावी ये रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये चिनाब नदी में जा करके मिल जाती है। एक मिलती है दाहिने तरफ से और एक मिलती ये जो रावी जो है चिनाब नदी में जा करके मिल जाती है बाएं तरफ से। और उसके बाद सतलुज जो नदी है ये राकसताल लेक से ये मानसरोवर के पास से निकलती है। और उसके बाद अगर हम ब्यास को देखें तो ब्यास एक छोटी नदी है। एक ब्यास एक ऐसी सिंगल नदी है जो कि इंडिया से निकलती है और इंडिया में ही जो है जा करके सतलुज में मिल जाती है। हरिके पौड़ी के पास में, पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो एक बार फिर से हम देखें तो सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज, ये इनका क्रम है। तो सिंधु नदी तो अकेले पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। फिर झेलम नदी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये जा करके चिनाब में मिलती है। फिर चिनाब नदी जो है वहाँ से संयुक्त धारा लेकर के आगे बढ़ती है पाकिस्तान की तरफ। फिर रावी नदी जा करके बाएं तट पे मिलती है चिनाब से। फिर चिनाब और सतलुज दोनों आपस में मिल के जा करके इंडस रिवर में मिठानकोट में पाकिस्तान में मर्ज होती है। वहाँ से जा करके वो अरबियन सी में अपना पानी गिराती है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। वहाँ पे इसका नाम रहता है सांगपो। यह नदी 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, पर भारत में इसकी लंबाई केवल 916 किलोमीटर ही है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी घाट की नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के कई अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में यारलुंग और सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दिहांग यहाँ पे एक गर्ज है जो कि हिमालय के सबसे ईस्टर्न भाग में जो नमचा बरुआ पर्वत के पास से दिहांग की जगह के नाम से वहाँ से इंटर करती है। और अरुणाचल में इसका नाम बदल करके जो है दिहांग हो जाता है। फिर जो असम में धुबरी के पास एक जगह है, असम में प्रवेश करती है, वहाँ से नाम इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और सदिया के पास से बांग्लादेश में घुसती है, प्रवेश करती है, और वहाँ से इसका नाम जो है जमुना हो जाता है। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। अब उसकी कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। तो तीस्ता जो कि चोलामू झील से निकलती है, तीस्ता है, संकेश है, मानस है, सबनसिरी है, दिहंग है, लोहित है, धनसिरी है, कोपिल नदी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये नदी के जो तीस्ता वाली साइड वाली जो भी नदियां हैं वो दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं, और जो कोपिली नदी, धनसिरी नदी, ये लेफ्ट तट पर मिलने वाली नदियां हैं। लोहित नदी, दिबांग नदी, और भी पितमारी है, पगलादी है, बहुत सारी हैं, लेकिन दीज आर सम इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर्स। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप नदी इसी नदी पे है, जो कि असम में है। देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, यही माजुली द्वीप है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है। इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। माजुली एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नदी के अंदर ही है। ऐसा कोई वर्ल्ड में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसके अंदर की नदी आइलैंड हो और उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट हो। चलिए अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। उसके बाद तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो और कौन सी, एक सतलुज भी निकलती है वहीं से। वैसे ये मतलब राकसताल से निकलती है, लेकिन दोनों पास में ही है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो देखिए ऊपर की जो 3 नदियों को दिया गया था पाकिस्तान को, और नीचे वाली 3 नदियों का फ्लो दिया गया था इंडिया को। तो इंडस, झेलम, चिनाब। तो ये जो रावी है ये इंडिया के पक्ष में था, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका पानी इंडिया अपने यूज में रखता है।
तो यानी कि सिंधु नदी जल समुद्र की कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो रावी, ब्यास और सतलुज ये तीनों इंडिया के कंट्रोल में है। इसका 80% पानी इंडिया यूटिलाइज करता है और ऊपर वाली 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूटिलाइज करता है। ऐसी संधि हुई थी 1960 में। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे तो और भी कुछ हमको क्लियरिटी मिलेगी। हम देखने का प्रयास करेंगे कि कितना हमारा सही हो रहा है। देखिए आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, ये MPPSC में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये SSC MTS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नदियों को सब कोई पढ़ना चाहते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मैंने बताया था। वैसे चिनाब और झेलम दोनों कभी कभी उसमें दे देता है, सॉरी चिनाब और सतलुज ऑप्शन में, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। वैसे चिनाब ही मान के चलिए आप लोग, चिनाब ही इसका आंसर होगा, लेकिन किसी किसी बुक में सतलुज भी दिया हुआ है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने इसमें अभी कवर नहीं किया है, इसको हम अगले स्लाइड में दोबारा मैं डालूंगा, वहाँ पे देखेंगे, नहीं तो अभी यहाँ बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से जहाँ से निकलती है वहाँ पे इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ये BPSC प्री में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मैंने अभी बताया था कि जो रावी और व्यास, ये जो दोनों नदियाँ हैं, ये आपकी ये उससे रोहतांग दर्रा से निकलती हैं, रावी और व्यास दोनों। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था दिहंग नाम से जाना जाता है। SSC MTS का क्वेश्चन है ये, दिहंग के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा किस नदी को कहते हैं? तो चिनाब नदी को कहते हैं। ये चंद्रा और भागा, चिनाब नदी के ऊपर एक सलाल डैम है जो कि कटरा वाले रीजन में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से बिजली उत्पादन होता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा जो कि आप लोगों को भी कंफर्टेबल लग रहा होगा। तो नदियों से इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जब इन क्वेश्चनों को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे ये वीडियो सुनने के बाद, तो मेरा ये भरोसा है कि निश्चित तौर पे आप लोग को एक बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और क्लियरिटी आएगी कि आखिर नदियाँ क्या चीज़ है और कहाँ से निकलती हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट जो हम वीडियो में अपलोड करूँगा गंगा नदी, उसमें थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी को भी कवर करूँगा और जो मानसून नदियाँ हैं उनको भी मैं कवर करूँगा, तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्योंकि जो हिमालयन रीजन की जो नदियाँ हैं इसमें हमेशा पानी रहता है, सालों भर पानी रहता है। ये सदानीरा नदियाँ हैं और जो ये मानसून नदियाँ हैं ये सिर्फ बारिश के मौसम में उनमें पानी रहता है, गर्मियों में ये सूख जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिमालय के हिमालय रीजन में बहने वाली नदियाँ, वहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमने समझने का प्रयास किया है। आगे आने वाला वीडियो में मैं गंगा नदी तंत्र को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, लगभग 15 मिनट का वो वीडियो होगा। आप लोग उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, कुछ एक नदियाँ हैं जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ ना बह करके पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, और कुछ एक नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाते हैं, कुछ एस्चुरी बनाती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं उसमें डिटेल में कवर करूँगा। थैंक यू।